नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली 7 बजे डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो 6 और 7 अक्टूबर का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उस पर अपन चर्चा करेंगे। 6 अक्टूबर को आपको बताना चाहिए रविवार था, संडे था, तो संडे का अपना ऑफ था, इसके चलते अपन क्लास नहीं ले पाए। अब रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, डेली सुबह 7 बजे क्लास मिलती है, तो आप डेली क्लास देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। इस क्लास के अंदर अपन किस वे में पढ़ेंगे आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो अपन प्रत्येक क्वेश्चन को करंट के माध्यम से, करंट में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को लेकर वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा उस क्वेश्चन को लेकर स्टैटिक्स क्या क्या बन सकता है वो सारी चीज़ें अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जीके का पोर्शन है या जिसमें करंट का पोर्शन है, अपनी ये क्लास उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर अपन बहुत सारी जानकारी आज लेने वाले हैं। और सबसे लास्ट के अंदर एक बहुत ही शानदार आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके लिए आपको जो भी मैं इतिहास के बारे में जो चीज़ें बताऊंगा वो आपके बहुत कारगर साबित होगी आपकी तैयारी में। देखिए, अमेजोन ने भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। अमेजोन आप जानते हो एक ई कॉमर्स कंपनी है, जो कोई भी चीज़ अगर उपभोक्ता खरीदना चाहता है तो उसको उसके घर तक डिलीवर करवाती है अमेजोन। अमेजोन ने भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को, मतलब समझते हो आप लॉजिस्टिक्स का मतलब, यानी कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपके घर तक जिस वे में पहुंचती है उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की या साझेदारी की, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 डाक विभाग, ऑप्शन नंबर 2 रेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 डीटीडीसी और ऑप्शन नंबर 4 परिवहन मंत्रालय। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 डाक विभाग। जो अमेजन है उसने डाक विभाग के साथ साझेदारी की है भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को बढ़ाने के लिए। इस साझेदारी के तहत क्या किया गया है, तो अमेजोन ने तो डाक विभाग को ऐसा बोला है कि हम जो आपको सेवाएं प्रोवाइड करवाएंगे उससे आपके रोजगार का सर्जन होगा, आपका नेटवर्क है वो थोड़ा सुदृढ़ हो जाएगा, ठीक है। और डाक विभाग क्या करेगा, अमेजोन की जो सेवाएं हैं उनको तीव्र कर देगा, क्योंकि अपन अमेजोन से कोई भी चीज़ लेते हैं, एक अमेजोन का सेलर होता है जो उस चीज़ को सेल करता है। अमेजोन खुद सेल नहीं करता है, अमेजोन का एक सेलर होता है जो उसको सेल करता है। वो सेलर क्या करता है, जब आप ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर उसके पास पहुंचता है, अगर उसके पास वो चीज़ अवेलेबल है तो उसको कंफर्म करता है ऑर्डर को। उसके बाद डिलीवरी के लिए अलग अलग प्राइवेट कोरियर्स कंपनी के साथ उनकी साझेदारी होती है, जैसे डीटीडीसी हो गया, इकार्ट हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया। उसके साथ ही अब अमेजोन क्या कर रहा है, जो भारत का सरकारी डाक विभाग है उसके साथ भी साझेदारी कर रहा है। उससे क्या होगा, एक तो अमेजोन का जो नेटवर्क है वो भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो गांव है, गांव में कुछ ऐसी जगह है जहां पर आज भी प्राइवेट कोरियर की सर्विसेज नहीं है, तो वहां पर अमेजोन डाक विभाग के जरिए चीज़ें पहुंचा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है अमेजोन को लेकर और डाक विभाग को लेकर। अब यहाँ पर स्टैटिक्स क्या बन सकता है, सर ये साझेदारी हो गई, क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा करंट में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अमेजोन ने भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो डाक विभाग के साथ साझेदारी की है। या ऐसा पूछ सकता है डाक विभाग ने भी हाल ही में ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो अमेजोन के साथ की है। इस क्वेश्चन को 2 फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन बनता है डाक विभाग के बारे में। सर ये डाक विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1854 को। और अब की बार जो 1 अक्टूबर गया था, अभी 6 दिन पहले अपने डाक विभाग को 170 वर्ष पूरे हो गए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 1854 कब, यानी अपना देश आजाद होने से पहले ही भारत के डाक विभाग की स्थापना हो गई थी 1 अक्टूबर 1854। 170 वर्ष पूरे हो गए हैं अब की बार भारत के डाक विभाग को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो डाक भवन बना हुआ आपको पता होना चाहिए दिल्ली के अंदर संसद मार्ग पर, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। डाक विभाग का मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। कुछ मैं आपको सन बताऊंगा जो आपको याद रखना है। डाक विभाग के बारे में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट भी है। जो डाक विभाग है ये भारत का पहला बचत बैंक था। क्या था, पहला बचत बैंक। डाक विभाग भारत का पहला बचत बैंक भी था। तो ये कुछ चीजें थी। अब इसके अलावा कुछ सन है, जब मैंने पुराने पेपर्स देखे और मैंने सर्च किया कि भाई डाक विभाग के बारे में पुराने पेपरों में आज तक क्या क्या पूछा गया है, तो कुछ चीजें जो पूछी गई थी, ज्यादातर भारत के डाक विभाग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सन को लेकर ही आता है
कि ये सर्विस है वो डाक विभाग ने कब शुरू की, तो मैं आपको कुछ सर्विसेज बता देता हूँ जो पुराने एग्जाम में आई हुई है। वैसे इन सर्विस की अपन लिस्ट लेके बैठेंगे तो आप बोर हो जाओगे, इतनी याद नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको एक्चुअल के अंदर एग्जामिनर इसलिए देता है ताकि जिस बच्चे का सिलेक्शन हो वो उसको छोड़ के आए और उसकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ने में ही बिलाई है। लेकिन मैं कुछ अगर मान लो कि रिपीट क्वेश्चंस में से वापस आता है तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। और उस क्वेश्चन को अगर आप राइट करके आ जाते हो तो ये भी एक सच्चाई है कि आप कई बच्चों से एग्जाम में आगे चले जाते हो। जैसे 1863 के अंदर रेल डाक सेवा आरंभ की गई थी। कब? 1863 के अंदर। रेल डाक सेवा 1863 के अंदर प्रारंभ की गई थी। इसके अंदर क्या किया जाता था, जो अपनी ट्रेन है उससे भी कोई भी अगर डाक होता था तो उसको डाक विभाग इधर उधर भेजता था। तो रेल डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1863 के अंदर। एक क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा गया था, जो पोस्ट कार्ड है वो डाक विभाग ने कब प्रारंभ किए थे? पोस्ट कार्ड यानी वो जो लिफाफे में जो जाता था भारतीय डाक का, पोस्ट कार्ड जो सर्विस है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो 1879 के अंदर। मैं पूरी चीजें क्रम से लिख दूंगा तो आपको थोड़ी याद करने में इजी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डाक विभाग आपको पता होना चाहिए मनी ऑर्डर भी भेजती है। जो ये मनी ऑर्डर भेजने का सिस्टम है, जो मनी ऑर्डर सेवा है, वो 1880 के अंदर प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1880 में। डाक विभाग ने 1880 में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ की थी। एक आपको पता होनी चाहिए 1986 के अंदर स्पीड पोस्ट सेवा भी प्रारंभ हुई थी। कब? 1986 में। ये क्या थी? अगर अपन को किसी भी डाक को जल्द ही कहीं दूसरी जगह पहुंचाना हो, यानी ऐसा कोई आपको लगता है कि ऐसा आपका कोई लव लेटर है जो जल्दी पहुंचाना है, अगर वो टाइम से नहीं पहुंचा तो वो किसी और की हो जाएगी, उसके लिए डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ की है ना। समझ गए ये किसके लिए की है? तो ये उस टाइम क्या होता था 1986 के अंदर, ऐसा इंस्टाग्राम नहीं चलता था, ये व्हाट्सअप वगैरह नहीं चलते थे कि भाई तुरंत मैसेज किया आई मिस यू दिल बनाया तो वो काम हो गया, ऐसा नहीं है। पहले अगर किसी को मिस करना होता था तो उसको पूरा एक लेटर लिखना होता था। अब वो लेटर डाक विभाग ने ऐसा सोचा कि जो मिस करने वाला लेटर आप लिख रहे हो वो आपसे पहले अगर कोई दूसरा भेज देगा, आप दूर रहते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसके लिए उन्होंने एक सेवा प्रारंभ की, स्पीड पोस्ट सेवा, ठीक है। तो वो आपके लिए, ये प्रेमियों के लिए, ये 1986 के अंदर की थी। जैसे ये 2G 3G 4G आया था ना, वैसे ही ये एक बेस्ट वर्जन था डाक विभाग का, जिसके अंदर आज भी ये सेवा चलती है। स्पीड पोस्ट का एक अलग से टिकट लगता है, वो टिकट लगा दो आपका पोस्ट जल्दी पहुंच जाएगा, शीघ्रता से पहुंच जाएगा। इसके अलावा ई पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी? ई पोस्ट सेवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई पोस्ट सेवा के अंदर क्या होता था आपको पता होना चाहिए, मतलब यही है जो मेल की तरह ऑनलाइन भेजा जाता था, उसको ई पोस्ट सेवा बोलते हैं। और ये तो अभी लेटेस्ट है 2004 की, अभी 20 साल पहले की सेवाएं हैं। ये थी भारतीय डाक के बारे में कुछ जानकारियां, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां। क्वेश्चन ऐसा बना था कि अमेजोन ने भारत के, क्वेश्चन था कि अमेजोन ने भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन इसके अंदर राइट ऑप्शन था डाक विभाग। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो संसद सड़क है दिल्ली के अंदर, वहां पर इसका मुख्यालय है। ये पहला भारत का बचत बैंक था। इसके अलावा इसके बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां क्या दी आपको, मैंने बताया 1863 के अंदर रेल डाक सेवा शुरू हुई थी, 1879 में पोस्ट कार्ड सेवा शुरू हुई थी, 1880 में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुई थी, 1986 में स्पीड पोस्ट की सर्विस प्रारंभ हुई थी और 2004 के अंदर ई पोस्ट सेवा प्रारंभ हुई थी। तो भारतीय डाक विभाग के बारे में ये जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? अभी आपसे भारतीय डाक विभाग के बारे में करंट में कोई एक घटना घटित हुई है जिसके चलते आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सर इसका मतलब पूछा तो अमेजोन के बारे में भी जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अमेजोन क्या है आपको पता होना चाहिए। अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है, ऑनलाइन रिटेलर है, सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है दुनिया का, ठीक है अमेजोन। और अमेजोन आपको एक पता होना चाहिए क्लाउड सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है, अमेजोन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी है, ठीक है। मूल रूप से ये जो कंपनी है, जब इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था तब ये इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था
कि अपन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बनेंगे या अपन ऐसी चीज़ें लोगों को देंगे। इसको जब प्रारंभ किया गया तब इसका उद्देश्य था ऑनलाइन पुस्तकें बेचना। एक ऑनलाइन पुस्तक विक्री कंपनी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था कि हम ऑनलाइन अच्छी अच्छी जो किताबें होगी वो हम बेचेंगे। ठीक है, बात थी 5 जुलाई 1994 की, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, 30 साल पुरानी बात है। 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस जो थे, कौन? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की ये जो घटना है कब की बता रहा हूं, 5 जुलाई 1994 की। 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन, आप जानते हो वॉशिंगटन डीसी जानते हो, उसके वेल्यूब के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर अपने गैराज के अंदर इस कंपनी की स्थापना की थी। उसका एक गैराज था गाड़ियों का, वहां पर उसने इस कंपनी की स्थापना की थी। जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को वाशिंगटन के बेल्यूव के अंदर। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ? लेकिन अमेजन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको आधिकारिक तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, तो वो 16 जुलाई 1995 को हुआ था, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। इस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 16 जुलाई 1995 को रजिस्टर्ड किया गया था। ऑनलाइन बुक सेलर के रूप में ही उसने कारोबार शुरू किया था। और इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्या पूछा जा सकता है? जेफ बेजोस के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना, ये डेट नहीं पूछी जाएगी किसी भी कंडीशन में। और सबसे प्रबल इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो है कि अमेजोन के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो मेट गार्मन। कौन है? मेट गार्मन। ये इंपॉर्टेंट है, इन भाई साहब का नाम याद रखना। ये वर्तमान के अंदर अभी जुलाई के अंदर ही बने हैं, जुलाई के अंदर ही बने थे अमेजोन के नए सीईओ। कौन बने हैं? मेट गार्मन। अमेजोन कंपनी के बारे में मैंने बता दिया, डाक विभाग के बारे में बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अपने पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहले अपन क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में उसका जो भी स्टैटिक्स जीके बनता है उसका अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि अपना परम कर्तव्य ये है कि अपन जो भी क्लास ले रहे हैं, जिस भी टॉपिक को अपन पढ़ा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो अपनी क्लास से बाहर नहीं जाए। क्योंकि सुबह सुबह आप जो भी आधा घंटा मुझे दे रहे हो, आपका कीमती टाइम जो इस क्लास के अंदर खर्च हो रहा है, वो केवल अगर करंट अफेयर पढ़ने के उद्देश्य से हो रहा है, या आप कहीं और से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और आपका जो सुबह का आधे घंटे का टाइम का उद्देश्य केवल करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरी मानो तो मत करो। क्योंकि एग्जाम के अंदर आप रेगुलर आधे आधे घंटे आप जोड़ते जाओ, एग्जाम तक कितने घंटे होते हैं? आधा घंटा भी क्लास लोगे, उसके बाद उसको वापस रिवाइज भी करोगे, तो 1 घंटा कम से कम खराब होता है। कीमती समय अगर आप 1 घंटा खराब करोगे, एग्जाम तक कितने दिन हैं, उतने दिन के अगर आप घंटे काउंट करोगे और उसका रेशियो देखोगे, तो बहुत ही कम क्वेश्चन करंट अफेयर में आएंगे, और उनमें से भी आप बहुत कम क्वेश्चन सही कर पाओगे। क्योंकि आप जो आधे घंटे में करंट अफेयर की क्लास देखोगे, उसके अंदर या तो बातें होगी या कंटेंट को ऊपर ऊपर से पढ़ा के आपको खत्म करवा दिया जाएगा करंट। ऐसा नहीं है। करंट अफेयर को पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर का पहला उद्देश्य तो ये होना चाहिए, मैं जितना भी टाइम दे रहा हूँ करंट अफेयर के अंदर, उसको मैं डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? अगर क्वेश्चन कितना भी डीप में आ गया तो मैं उसको सही करने की स्थिति में रहूंगा। दूसरा, मैं करंट अफेयर में जो भी चीज पढ़ूंगा उसके साथ उसका स्टेटिक्स जी के जरूर कवर करूंगा। मेरे एग्जाम के अंदर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन सही हो या नहीं हो, लेकिन स्टेटिक्स के 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर की क्लास से निकलने चाहिए, तब तो करंट अफेयर पढ़ने में कोई सार है। अदरवाइज आप सुबह आधा घंटा आराम से अपना मोबाइल खोल के बैठ सकते हो, टाइम पास हो जाएगा, आपका भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। कोई आएगा मेरी तरह जो आपको अच्छी सी कहानी सुनाएगा, अच्छा सा जोक करेगा और आप हंस लोगे और आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। पर जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस दिन टाइम पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिश्तेदारों के मैसेज आएंगे। जब रिश्तेदारों को पता लग जाता है इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जरूर मैसेज आएगा, बेटा क्या रहा रिजल्ट। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके पास मैसेज नहीं आएगा, और आपको पर्सनल मैसेज करेंगे भी नहीं, सीधा बधाई लगाएंगे, मेरे मामा के लड़के के पोते के नानी का इसमें हुआ है और उसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक, तो आप वो नो टेंशन रहो, दुनिया अपना काम अच्छे से कर देगी। अगर आप अभी इस टाइम पे अच्छे से काम कर दोगे तो दुनिया को आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज वो तो अपना परम धर्म जो भी है उसको निभाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाएगा? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों है? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए 4 अक्टूबर 1957 को पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को बाहरी अंतरिक्ष प्रेक्षण के लिए
छोड़ा गया था, ठीक है। वहीं से एक जो विश्व में अंतरिक्ष है उसके द्वार खुले थे, अंतरिक्ष अन्वेषण के द्वार यहीं से खुले थे 4 अक्टूबर को। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है 4 अक्टूबर की डेट, क्यों ही 4 अक्टूबर को ही विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का प्रारंभ होता है? तो 4 अक्टूबर को पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट। जो स्पुतनिक फर्स्ट है, स्पुतनिक फर्स्ट है, उसको 4 अक्टूबर 1957, कब? 4 अक्टूबर 1957 को जो पहला मानव निर्मित उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट, उसको प्रक्षेपित किया था, और इसका प्रक्षेपण ही अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोला, या इसका जो प्रक्षेपण है उसकी वजह से आज अपन अंतरिक्ष में इतनी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, 4 अक्टूबर तो इसकी वजह से ले लिया। फिर ये 10 अक्टूबर, इसकी जगह तो कुछ भी तारीख ली जा सकती थी, 10 अक्टूबर ही क्यों आखिर? इसका भी एक खास रीजन है। 10 अक्टूबर 1967 की एक घटना है। 10 अक्टूबर 1967 को जो अलग अलग देश हैं उनके मध्य एक संधि हुई थी। संधि ये हुई थी कि अपन भाई सब लोग, सबका अपना एक स्पेस सेंटर है, सब लोग अंतरिक्ष के अंदर कुछ ना कुछ यान कर रहे हैं, अपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल को अपन शांतिपूर्ण तरीके से करें। इस संधि के अंदर ऐसा कहा गया 10 अक्टूबर 1967 को, चंद्रमा और जो अन्य खगोलीय पिंड है उन सभी पिंडों के बाहर जो अंतरिक्ष है उसके अन्वेषण को शांतिपूर्ण तरीके से, और जो अलग अलग देश है उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर इस संधि को किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहीं जाके लड़ना शुरू कर दो कि ये मेरा ये तेरा, वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। 10 अक्टूबर को ये संधि हुई थी, इसलिए 10 अक्टूबर तक इसको मनाया जाता है। तो स्पुतनिक फर्स्ट 4 अक्टूबर 1957 और संधि 10 अक्टूबर 1967, इसीलिए प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा सर, ये मनाया जाएगा, ये ऐसा किसने बोला है कि सर इसी तारीख को मनाएंगे, ये मनाएंगे? क्यों माने हम, किसी की क्यों मनाएं हम? तो ऐसा इसलिए हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 1999 में घोषणा की थी। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब घोषणा की थी? आपको बताना चाहिए 1999 में। ठीक है सर, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में घोषणा की कि अपन 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाएंगे। 4 अक्टूबर चुनने का हमारा कारण ये है कि जो भारत का विश्व का जो पहला मानव निर्मित स्पुतनिक फर्स्ट है वो लॉन्च हुआ था, और वहीं से आगे के अंतरिक्ष के लिए यात्राएं खुली थी, और 10 अक्टूबर की हमारी संधि हुई थी। ठीक है सर, ये चीज़ें हमारे अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन हमें तो करंट की चीज़ बताओ ना, आप पूछो क्या बताऊँ? सर हमें ये बताओ 2024 की जो विषय वस्तु की थीम क्या है? ठीक है, ये जो अपन विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मना रहे हैं उसकी थीम क्या है? अच्छा, थीम जाननी है आपको विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की 2024 की? थीम भी बड़ी अच्छी रखी गई। थीम हमेशा किसी भी प्रोग्राम की थीम वर्तमान परिस्थितियों के देख के रखा जाता है। स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। हिंदी में अगर लिखें इसको, पूरा हिंदी में ही लिख देते हैं, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, तो ये था विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के बारे में। कब से कब मनाया जा रहा है, 4 अक्टूबर को क्यों चुना गया, 10 अक्टूबर को क्यों चुना गया, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। स्पुतनिक फर्स्ट है, पहला अंतरिक्ष यान 4 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में ये घोषणा की थी, और 2024 की ये थीम रखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अनदर्पण लॉन्च किया है। जो अनदर्पण है वो किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। नाम से पता लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। एफसीआई, एनटीपीसी, आईआरसीटीसी और यूपीएससी। इसमें राइट ऑप्शन है एफसीआई। एफसीआई ने अनदर्पण लॉन्च किया है। अन आपको, आप जानते हो अन के बारे में अच्छे से, और एफसीआई के बारे में आपको जानना होगा। एफसीआई को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की फुल फॉर्म है। जो अनदर्पण ऐप है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको लॉन्च करने के पीछे एफसीआई का क्या उद्देश्य है? तो जो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई है उसने अपनी आपूर्ति श्रृंखला और प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ये पहल शुरू की है। यानी एक तो
आपूर्ति श्रृंखला यानी कोई भी फूड है वो सही रास्ते से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है और अपने पास कितना भंडारण है, उसका सही से मैनेजमेंट करने के लिए अन्न दर्पण लॉन्च किया है एफसीआई ने, भारतीय खाद्य निगम ने, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। उससे पहले ये शुरू कहाँ से किया, ये अन्न दर्पण कोई अलग से कोई एप्लीकेशन या अलग से कोई पोर्टल लॉन्च नहीं किया, एक डिपो ऑनलाइन सिस्टम चलता है एफसीआई का, उसके अंदर ही इसको माइक्रो सर्विस आधारित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के रूप में इसको लिस्टेड किया, यानी डिपो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ही इसको डाला है अन्न दर्पण को, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा सर, इसमें जितनी भी एक तो मंडियां हैं, जितने भी मील हैं, जितने भी प्राइवेट डिपो हैं, उसके साथ साथ में संभाग स्तर पर, जोनल स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर जितने भी मंडियां हैं उनको संचालित और परिचालन करने के लिए अन्न दर्पण को लॉन्च किया है, ठीक है सर। इसमें होगा क्या, देखो सीधी सीधी बात मैं बताता हूँ, मंडियों में कितना अनाज पड़ा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, उस सब चीज़ों को ट्रैकिंग करने के लिए अन्न दर्पण एफसीआई ने लागू किया है। ये बातें तो ठीक है सर, करंट में यही पूछा जाएगा कि जो अन्न दर्पण है वो किसने लॉन्च किया, तो एफसीआई ने लॉन्च किया। सर इस एफसीआई के बारे में स्टैटिक्स बताओ, बिल्कुल बताते हैं। एफसीआई को भारतीय खाद्य निगम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भारतीय खाद्य निगम। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, एक अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम आया था, तो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम आया था, ठीक है। ये कब आया था, 1964 में आया था, 1964 में खाद्य अधिनियम आया था, उसके तहत 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1964 के खाद्य नियम अधिनियम के तहत 1965 के अंदर भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये काम क्या करता है, एफसीआई काम क्या करता है, एफसीआई मोटा मोटी इसका काम क्या होता है, जो खाद्यान्न हो गए या कोई भी खाद्य पदार्थ है उसका भंडारण, उसको खरीदना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, उसको लोगों तक बांटना और उसको लोगों तक बेचना। बांटना और बेचना दोनों अलग अलग चीज़ें, कोई सरकारी योजना के अंदर तो बांटा जाता है फ्री में, पैसे देके आप खरीदते तो उसको बेचना बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम करता है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। इसके अलावा एफसीआई क्या है, एफसीआई इसको चलाता कौन है, एफसीआई को चलाता कौन है, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आई होगी, तो उपभोक्ता मामले और जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसका खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इसको चलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक भारत की सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ये भारत का एफसीआई, जिसको भारतीय खाद्य निगम बोला जाता है। और ये खाद्य जो निगम 1964 के अंदर अधिनियम आया था, उसके तहत 1965 में इसको बनाया गया था। तो ये चीज़ें थी एफसीआई के बारे में, और अन्न दर्पण के बारे में आप ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। स्वच्छ एवं समस्त समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगर कोई बच्चा अभी जो मेरे को देख रहा है उसमें से अगर कोई बच्चा आरएस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन 3 स्टार है। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अभी बता देता हूँ। आगामी जो भी एग्जाम आएगा उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया है, ठीक है। राजस्थान में कहाँ पर किया गया है, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, कहाँ, माउंट आबू, माउंट आबू में किया गया है। माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। वहां पर स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसका जब आयोजन शुरू हुआ था तब मैं देख रहा था, इसके अंदर इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया था, तो वो किया था द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज की थी, जब उनका स्पीच में सुन रहा था तो उन्होंने एक चीज पर बार बार जोर दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आध्यात्मिकता का अर्थ तो है आंतरिक शक्ति को पहचानना। जहां आध्यात्मिकता शब्द मैंने लिखा है, इसका अर्थ तो उन्होंने क्या बताया था कि जो खुद के अंदर छिपी हुई शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, उसको पहचानना, सामाजिक संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए विचारों और कार्यों की शुद्धता को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो स्वस्थ और स्वच्छ समाज का मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये चीज बताई कि आध्यात्मिकता का अर्थ तो होगा आंतरिक शक्ति को पहचानना, सामाजिक संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए विचारों और कार्यों की शुद्धता को बढ़ावा देना। उन्होंने इस चीज पर विशेष ध्यान दिया था।
ये शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के माउंट आबू के अंदर हुआ था। माउंट आबू के अंदर एक प्रजापति समाज है, उसके जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा। ये चीज़ें थी इसके बारे में। अब बात करते हैं, राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान के स्टैटिक्स जीके भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जो राजस्थान के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपको मैं बता देता हूँ राजस्थान के बारे में। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल भजनलाल शर्मा हैं। वर्तमान में राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें एक दिया कुमारी है, एक प्रेमचंद बेरवा है, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। और तो क्या राजस्थान के बारे में यही पूछा जाएगा आपसे अगर स्टैटिक्स की बात की जाए तो? राजस्थान में सबसे लंबी पर्वतमाला अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि इसी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ये आया है तो पूछा जा सकता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1727 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये इसलिए पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर करंट में इस चीज का जिक्र हुआ है कि ये माउंट आबू के अंदर हुआ है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, और माउंट आबू के अंदर ही गुरु शिखर है, 1727 मीटर ऊंचा है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस परिदृश्य में इसको पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही अच्छी खबर है, ये सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको पता होना चाहिए आजकल प्रत्येक व्यक्ति है वो अंधा है, मतलब नज़र कमज़ोर है, हर आदमी को आँख की बीमारी है। उसके लिए बहुत ही अच्छा कल शोध हुआ था। शोध क्या है? रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीक किसने विकसित की है? जो रेटिनल ड्रग डिलीवरी है उसके लिए एक नई तकनीक की विकास किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। सबसे पहला तो रेटिनल ड्रग्स डिलीवरी है, तो रेटिना क्या है? रेटिना किसको बोलते हैं? तो रेटिना को आंख का पर्दा बोला जाता है, आंख का फिल्म कहा जाता है रेटिना को। कोई भी अपन चीज देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। सबसे लास्ट में रेटिना होता है आंख के अंदर पीछे पीछे, और प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो रेटिनल ड्रग्स डिलीवरी आप समझ गए होंगे कि रेटिना के अंदर ड्रग्स डिलीवरी यानी दवाई डालने के लिए कोई तकनीक पैदा हुई है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता जो थे, रिसर्चर थे आईआईटी मद्रास के, उन्होंने एक तो रेटिना के फटने और एक डायबिटीज रेटिनोपैथी बीमारी होती है। क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायबिटीज रेटिनोपैथी, इसको हिंदी में पूछ लो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मधुमेह बोलते हैं डायबिटीज को। ठीक है, रेटिनोपैथी। डायबिटीज रेटिनोपैथी बीमारी क्या होती है? डायबिटीज के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने से आंख का जो रेटिना होता है वो फट जाता है, तो उसको डायबिटीज रेटिनोपैथी बोलते हैं। और इसकी वजह से ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है जिसके अंदर डायबिटीज रेटिनोपैथी हो। उसके अंदर क्या है कि आंख के रेटिना में जो दवाई डाली जाती है उसको पहले डालने के लिए क्या किया जाता था? पहले जिस तकनीक से डाला जाता था उसमें 12 घंटे का समय लगता था। कितना? 12 घंटे का समय, उसमें 12 घंटा लगता था। 12 घंटे के अंदर आंख की रोशनी चली जाती थी और कहीं गंभीर स्थिति में पेशेंट चला जाता था। उसके लिए क्या किया गया? एक हल्के लेजर का प्रयोग करके आईआईटी मद्रास ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जिससे ये काम 12 मिनट में हो जाएगा। वेरी गुड। जो काम 12 घंटे में होता था वो 12 मिनट में करने के लिए हल्के लेजर प्रेरित सहवेन का प्रयोग करके आईआईटी मद्रास ने इसको किया है। ठीक है, मोटा मोटी चीज ये है, रेटिना जो फटता था, रेटिना के अंदर कोई भी इंजेक्शन लगाते थे, कोई भी ड्रग्स देते थे, तो उसके अंदर 12 घंटे का समय लगता था उस ड्रग्स को कंप्लीट रेटिना में फैलने में। ठीक है, उसके लिए आईआईटी मद्रास ने एक तकनीक का विकास किया जिसको हल्के लेजर प्रेरित सहवेन तकनीक बोला जाता है। उस तकनीक से इस 12 घंटे को काम 12 मिनट के अंदर सारी ड्रग्स को रेटिना में फैलाया जा सकता है। तो ये तो थी तकनीक। सर इसका अध्ययन किसने शुरू किया था? तो श्री अरुण नाम से एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका अध्ययन शुरू किया था। श्री अरुण जी इसका अध्ययन कर रहे थे, उनके साथ आईआईटी मद्रास का एक बच्चा जुड़ा था, स्नातक स्तर का एक छात्र था जिसका नाम था श्रीनिवास नाम था उसका। कल मैंने न्यूज़पेपर में उसका नाम भी पढ़ा था, श्रीनिवास। तो श्रीनिवास और श्री अरुण ने मिलकर एक कांच की आंख ली,
कांच जो होता है, शीशा जो होता है, उसकी आंख ली और उसके अंदर उष्मा प्रेरित संवेदन का प्रयोग करके रेटिना के लक्ष्य क्षेत्र पर, यानी रेटिना के जिस जगह पर ड्रग्स को पहुंचाना था, लक्ष्य क्षेत्र पहुंचाने के लिए विट्रियस क्षेत्र के अंदर जो बीचों बीच का जो क्षेत्र था उसके अंदर इंजेक्शन लगाया, उसमें कोई एक दवाई इंजेक्ट की और उन्हें पता लगा कि 12 मिनट के अंदर वो दवाई पूरी आंख में फैल गई थी। तो इसलिए इसका विकास हुआ है, नई एक तकनीक का विकास हुआ है। तकनीक को क्या बोलते हैं? हल्के लेजर प्रेरित सेवन का प्रयोग करके। डायबिटीज रेटिनोपैथी क्या होती है, मैंने सारी चीजें बता दी, रेटिना क्या होता है, और ये एक नई तकनीक का इजाद हुआ है जो कि अच्छी चीज है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी में करंट में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत नवंबर में होने वाले यूरोनेवल 2024 में शामिल होगा, ये कहां पर आयोजित होगा? ठीक है, सबसे पहले तो यूरोनेवल 2024 है, उसके अंदर भारत शामिल होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, और ये नवंबर माह में होगा। इसके अंदर ये फ्रांस के अंदर होगा और भारत इसमें शामिल होगा। फ्रांस में कहां पर होगा? तो फ्रांस में पेरिस में होगा। फ्रांस के पेरिस के अंदर यूरोनेवल 2024 होगा और उसके अंदर भारत शामिल होगा। भारत के अलावा इसमें कितने देश शामिल होंगे? तो 104 देश। भारत के अलावा 104 देश इसके अंदर और शामिल होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार कर लेना इसको। और ये पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। इसको कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो अत्याधुनिक ड्रोन है, मिसाइलें हैं, उनसे जो नौसेनाओं को खतरा बढ़ रहा है, उस खतरे से बचने के लिए कुछ नए नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको किया जाएगा यूरोनेवल 2024 को। ठीक है, ये भविष्य के अंदर जो नौसेना है उसको कैसे स्थायी समाधान निकालने हैं किसी भी चीज को लेकर, उस पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा आपको पता है अभी यूक्रेन के अंदर जो संघर्ष हुआ था, यूक्रेन और रशिया के मध्य, ठीक है, उससे कुछ सबक लिए थे नौसेनाओं ने, उस पर वो चर्चा करेंगे। इसके साथ चर्चा पे चपलता, सूचना में श्रेष्ठता और बहुमुखी समुद्री जो क्षमताएं हैं उनको उभारने की जो भी आवश्यकताएं हैं उन पर चर्चा करेंगी। ये अलग अलग नौसेनाएं, 104 देश की नौसेनाएं, जिसमें भारत भी शामिल होगा। फ्रांस पेरिस के अंदर ये होगा 2024 का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास थोड़ी लेंथी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट ऐसा है क्योंकि इस पे कुछ बड़ा करंट अफेयर भी बन सकता है इन फ्यूचर, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, किस देश को अमेरिका निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम की पहली खेप प्राप्त हुई है? सबसे पहले तो हार्पून मिसाइल कौन सा देश बनाता है? अमेरिका बनाता है। अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग कंपनी, वो इसको बनाती है। ठीक है, और जो इस हार्पून मिसाइल की एक 100 मिसाइल की एक खेप थी, वो कहां पर पहुंची है? तो ताइवान। ताइवान ने खरीदी है भाई अमेरिका से हार्पून मिसाइल सिस्टम की पहली खेप। अच्छा सर, ताइवान ने क्यों खरीदी, ताइवान क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले तो इस मिसाइल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर ताइवान ने क्यों खरीदी है वो बता देते हैं। ताइवान अभी पिछले कुछ दिनों से चीन से युद्ध की तैयारियों में जुटा है। अच्छा सर, ऐसा क्या वो चीन से युद्ध क्यों लड़ना चाहता है? उसके पीछे भी एक गहरा रीजन है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें तो कहीं बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पे आज अपन विशेष चर्चा करेंगे। जो ताइवान है उसकी चीन से क्या खुंदस है, क्यों चीन को बार बार परेशान कर रहा है, या चीन क्यों ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है, उसके पीछे की एक बहुत लंबी स्टोरी है जिसको आज अपन समझेंगे। ताइवान कैसे अलग देश बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट करंट में तो ये है कि ताइवान है वो इन दिनों में चीन से युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसीलिए उसने अमेरिका से हार्पून मिसाइल का एक बेड़ा मंगवाया है जिसके अंदर 100 मिसाइल है। ठीक है, ठीक है सर, ऐसा क्या है, इन मिसाइलों में क्यों मंगाया है? जो हार्पून मिसाइल होती है उसको जमीन से तो लॉन्च किया जाता है और ये एक एंटी शिप मिसाइल है। क्या है? एंटी शिप मिसाइल है। इस मिसाइल की बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। ठीक है, एक तो ये जो हार्पून मिसाइल है ना, ये कभी रडार इसको कैच नहीं कर सकती, ट्रैक नहीं कर सकती। एक तो उसको रडार ट्रैक नहीं कर सकती। इसका क्या कारण है सर, रडार ट्रैक क्यों नहीं कर सकती? ये जो समुद्र की सतह होती है उसके पास, मतलब उसके नजदीक उड़ती है, इसलिए इसको रडार ट्रैक नहीं करती। रडार ट्रैक नहीं करने का कारण क्या है? क्योंकि ये समुद्री की सतह के काफी करीब उड़ान भरती है। ठीक है, हार्पून मिसाइल है उसको कौन बनाती है? बोइंग कंपनी बनाती है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया, बोइंग कंपनी, आप लिख लो। बोइंग जहाज भी बनाती है, आपको पता होना चाहिए। बोइंग कंपनी बनाती है हार्पून मिसाइल, ये एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, इस मिसाइल के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है बार बार। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो बोइंग के द्वारा जो विकसित हार्पून है ये एक ओवर द होरिजन ऑल वेदर एंटीशिप हथियार है। क्या है? ओवर द होरिजन ऑल वेदर एंटीशिप हथियार है। हार्पून मिसाइल की एक विशेषता क्या है? ये 124 किलोमीटर, कितने किलोमीटर?
अच्छा सर, 124 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ? हमें तो मील में पूछा जाता है जब भी साइंस में क्वेश्चन आता है, तो 77 मील। 124 किलोमीटर या 77 मील से अधिक की दूरी पर अगर कोई भी टारगेट स्थिर है या कोई भी टारगेट गतिशील है, दोनों टारगेट को ये उड़ाने में सक्षम होती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 124 किलोमीटर के अंदर तो ताइवान स्टेट का जो अधिकांश क्षेत्र है वो इस मिसाइल के कवरेज में आ जाएगा। जब ये 100 मिसाइल या इसमें से कोई भी मिसाइल ताइवान के किसी भी क्षेत्र में लगेगी तो ताइवान का कंप्लीट 124 किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी ताइवान स्टेट का जो अधिकतर क्षेत्र है वो तो ये मिसाइल कवर कर लेगी। 124 किलोमीटर या 77 मील से दूर कोई भी अगर टारगेट है, वो टारगेट या तो स्थिर है या चाहे गतिशील टारगेट है, उसको ये उड़ा सकती है। इतनी खतरनाक मिसाइल है। और ये मिसाइल रडार आसानी से इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर सकता है क्योंकि ये समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ान भरती है। ये तो थी हार्पून मिसाइल के बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने जो बताया वो याद रखना है, हार्पून मिसाइल है वो बोइंग कंपनी बनाती है अमेरिका की, और इसने ताइवान को भी 100 हार्पून दी है, ठीक है सर। और आपने बताया कि ताइवान इन दिनों किससे युद्ध लड़ने की कोशिश में है, तैयारियां कर रहा है, तो चीन से युद्ध लड़ रहा है। आखिर सर ताइवान चीन से युद्ध क्यों लड़ना चाहता है, या ऐसे उनके क्या है? जैसे अपने यहाँ पर आपको बताना चाहिए जो भारत पाकिस्तान के जो 36 का आंकड़ा है ना, वही 36 का आंकड़ा वहां पर है, पर वहां पर धार्मिक मुद्दों के चलते नहीं है। वहां की स्थिति में आपको बताता हूँ। अपन ज्यादा पुराने टाइम में नहीं जाए, चलो पुराने टाइम में मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। वैसे ये ताइवान का एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन ताइवान पहले क्या था, चीन का ही हिस्सा था। चीन का एक द्वीप था ताइवान, जिस पर चीन शासन करता था। जब चीन अलग अलग युद्धों में या अपने आंतरिक घरेलू मुद्दों में ज्यादा घुसा, तो उस टाइम मौका देख के जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया। किसने? जापान ने। जापान का ताइवान पर कब्जा करना ताइवान के लिए काफी हद तक एक सकारात्मक चीज भी थी और काफी हद तक एक नकारात्मक चीज भी थी। क्या थी? सकारात्मक ये थी कि जापानी लोग वहां पर आए, जापानी लोगों ने धीरे धीरे अपनी सारी चीजें वहां पर सारे सिस्टम बिठाए, तो ताइवान के जो लोग थे उन्होंने जापान से टेक्नोलॉजी ली, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी ली। एक समय तो ऐसा आया था चीन को, तो वो बोलते थे कि हम चीन वालों को इसलिए शासन नहीं करने देते हैं क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं है, उनके पास सरकार चलाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उनको मालूम नहीं है। इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए थे ताइवान वाले, ठीक है। फिर ताइवान को क्या लगा? ताइवान को लगा नहीं, ये जापानी अब हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन आदमी अगर किसी चीज, जब तक किसी चीज की वैल्यू आदमी को जब तक है जब तक वो उसे प्राप्त नहीं होती है, जिस दिन वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो एक है ना कि मिल गए तो मिट्टी है, नहीं मिले तो सोना है, वही बात है, ठीक है। तो ताइवान जो था वो जापान से खुंदस खा गया कि जापान नहीं यार, जापानी लोग ठीक नहीं, हम तो हमारा खुद का ही देखेंगे। उस बीच क्या हुआ था, जापान उस टाइम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, जापान ने बिल्कुल ताइवान पर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलो जो हो गया वो हो गया। उसके बाद अब घटना शुरू होती है 25 अक्टूबर 1945। 25 अक्टूबर 1945 को ताइवान है वो चीन गणराज्य का हिस्सा बन गया। उस टाइम चीन गणराज्य था, उसका हिस्सा बन गया। किसका? ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 25 अक्टूबर 1945। अच्छा, फिर सर अगर कोई भी देश आजाद होता तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या बनाया था, प्रतिगमन दिवस मनाया था। इंपॉर्टेंट, 25 अक्टूबर को प्रतिगमन दिवस मनाता है ताइवान। ताइवान ने प्रतिगमन दिवस मनाना शुरू कर दिया, लेकिन ताइवान को यहां पर एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम हुई। चीन ने क्या किया, चीन ने जो चीन गणराज्य था उसने ताइवान को अपना मानक प्रांत बनाने के लिए मना कर दिया कि आप हमारे मानक प्रांत नहीं हो। और जो ताइवान के लोग थे उनमें से अधिकांश लोगों की उम्मीद थी कि ये मानक प्रांत भी मना लेगा अपना, लेकिन मानक प्रांत नहीं मनाया। चीन ने बोला ठीक है आप हमारे साथ हो। चीन गणराज्य, वो फॉर्मली बात है, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ लेकिन शादी हो कि नहीं हो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो चीन गणराज्य ने 25 अक्टूबर 1945 को ये घटना घटित हुई। उसके बाद क्या किया, चीनी लोग हैं, चीनी लोग बड़े तेज होते हैं, आपको बताइए। चीन में उस टाइम शासन कर रहे थे चियांग काई शेक। कौन कर रहे थे? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक ने क्या किया, उसने ताइवान के लिए एक अलग से गवर्नर जनरल दे दिया चेन फर्स्ट के नाम से। किसको? चेन फर्स्ट को दे दिया। ये वहां का गवर्नर जनरल था।
इसको गवर्नर जनरल के रूप में वहाँ पे नियुक्ति दे दी, और चियांग काई शेक जो था, चियांग जो था, वो वहाँ पर अपने चीन के अंदर शासन चला रहा था। ठीक है, अब भाई साहब चेन फर्स्ट आया। चेन फर्स्ट को सभी शक्तियाँ दे दी जो उस टाइम के अंदर तो जापानी सैन्य लोग वहाँ पर, जो जापानी सैन्य गवर्नर को पास जो शक्तियाँ पहले हुआ करती थी, वो सारी शक्तियाँ चेन फर्स्ट को दे दी। अब चेन फर्स्ट क्या, खतरनाक आदमी था, बहुत खतरनाक आदमी था। लास्ट में तो ये चियांग ही इसको मृत्युदंड की सजा दे देता है अंतिम समय में, तो क्योंकि चियांग को ताइवानी लोगों को खुश करना था। इसके लिए चेंग क्या करता था कि चलते ही किसी न किसी के गोचे कर देता था। क्या बोलता था वो जो ताइवान के लोग हैं उनको बोलता था कि आप नीच जापानी संस्कृति के कलंकित देशद्रोही हो। वो हर वर्ड यही बोलता था, हर बुक में यही पढ़ता हूँ मैं उसके बारे में, कि जो चेन है वो यही बोलता था जापानियों को, कि जो ये ताइवान है उन लोगों को यही बोलता था ताइवानियों को कि आप क्या हो, नीच जापानी संस्कृति के कलंकित देशद्रोही हो। लेकिन ताइवान वाले क्या थे, ताइवान वालों ने बोला कि यार ये कहाँ से आया चेन फर्स्ट, इसको तो कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये अभी जापान से लिंक हुए हैं। अगर आपकी दोस्ती किसी अगर बड़े आदमी से है, छोटा आदमी आपके सामने कुछ बड़ी बात करता है, बोलते क्या यार मेरा दोस्त वो है, वैसे ये ताइवान वाले सोचते थे कि यार ये क्या है, चीन तो अपन से ज़्यादा गिरा हुआ निकला, इसको तो कुछ कोई चीज़ें भी पता नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि चलो भाई साहब ये ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो नीच जापानी संस्कृति के कलंकित देशद्रोही हो तुम, तो इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि ये जो चीनी लोग हैं ना, ये गंदे हैं, बेईमान हैं और तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। गंदा और बेईमान जब तक बोला जाता था तब तक तो ये सहन कर लेते थे कि हाँ है गंदे, जब इनको ये बोला जाता था ना ये टेक्नोलॉजी के रूप से पिछड़े हुए हैं, तो चीन वालों को ऐसा लगता था कि यार है ये ताइवान अपना ही बच्चा ऐसा बोल रहा है। तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक इनमें कॉम्प्लेट करती थी कि यार ये कैसा हो गया। इस बीच में एक मुख्य घटना घटित हुई, जो ये चियांग था, ये जो चियांग था वो कम्युनिस्टों के खिलाफ गृह युद्ध कर रहा था। जो चीन के अंदर जो मुख्य भूमि है चीन की, वहाँ पर जो कम्युनिस्ट थे वो और चियांग युद्ध लड़ रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। चियांग ऐसा सोचता था कि जो अपना चेन फर्स्ट वहाँ पर गया है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये ताइवान के लोग मुझे मदद करेंगे और मुझे इनसे लड़ने में सहायता करेंगे, इन्हें कम्युनिस्ट की सेना से लड़ने में मेरे पास ताइवान वाले आ जाएंगे। लेकिन ना भाई साहब, वहाँ तो ताइवान में तो उल्टा चल रहा था। ताइवान के लोग तो उल्टा परेशान थे उस चेन से, आपस में लड़ते थे सुबह शाम। ठीक है, तो फिर चियांग को लगा कि यार वो तो नहीं आएंगे तो कुछ अगर कोई चीज़ अगर तरीके से नहीं मिली तो उसको फोर्स से हथियाया जाए। तो उसने बोला एक काम करते हैं, थोड़े ताइवानियों को परेशान करके अपने अंडर लेते हैं, फिर यहाँ पर युद्ध लड़वाते हैं। उसने बोला चलो ट्राई करते हैं और क्या है। तो फरवरी 1947 की घटना है, 1945 के अंदर ये हुआ था, 2 साल बाद की घटना है, फरवरी 1947 की घटना है, जब एक सरकारी एजेंट था वहाँ पर। सरकारी एजेंट ज़्यादातर चियांग काई के या चेन फर्स्ट के चीनी लोग ही थे। तो सरकारी एजेंट ने ब्लैक मार्केट में सिगरेट बेचने वाली एक महिला को ज़मीन पर गिरा दिया था। स्वयं कोई महिला थी, वो बेचारी सिगरेट बेच रही थी ब्लैक मार्केट के अंदर, और उसको ज़मीन पे गिरा दिया था। तो ताइवानियों ने देखा, वहाँ पर जो एजेंट थे उन सब ने भीड़ इकट्ठा हुई, तो उन एजेंटों ने क्या किया, उस भीड़ पे गोली चला दी और एक व्यक्ति की उसमें मौत हो गई। यहीं से ताइवान के अलग देश बनने की और चीन से विमुक्ति की घटना शुरू हुई थी। केवल एक सिगरेट ने ये पूरा मुद्दा शुरू किया था, एक सिगरेट की चिंगारी ने आग लगाई थी। ठीक है, अब मुख्य भूमि पर जो चीनी लोग थे उन पे भी ताइवान वालों ने हमला करना शुरू कर दिया कि अब देखेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, अब युद्ध होगा। उसके बाद क्या, उसी साल मार्च के अंदर चियांग ने क्या है कि जो भी अराजकता वहां पर चल रही थी उनको समाप्त करने के लिए ताइवान के अंदर और सेना बढ़ा दी। ताइवान में जब सेना बढ़ाई गई थी तो सेना ने भी अपने पावर का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हथियार थे, हथियारों से दुरुपयोग करते, किसी पे किसी भी प्रकार का कानून लगा, किसी को कहीं जेल डाल देते थे, कोई कुछ करने लायक नहीं बचा था ताइवान के अंदर। फिर क्या हुआ, 1949 के अंदर चीनी कम्युनिस्ट की जो सेना थी उन्होंने इस भाई साहब को हरा दिया। चियांग को धोया अच्छी तरीके से कम्युनिस्टों ने 1949 के अंदर चीन में। वो छोटी छोटी आंखों वाले दबा के चियांग को मस्त एकदम फ्राई किया। अब चियांग ने सोचा अब हालत खराब होगी, अब क्या करें। और उस टाइम चीन के अंदर पीपुल्स रिपब्लिक्स ऑफ चाइना ने अपनी सरकार भी बना ली थी। ठीक है, इसने बोला अब तो चलते हैं, अपना एक ही ठिकाना है ताइवान। ये भाई साहब 15 मिलियन लोगों को लेकर ताइवान आ गया। ताइवान के अंदर भी भगदड़ मच गई, बोला इतने लोग आ गए, लोगों को भूखमरी, बेरोजगारी, ऐसी स्थिति हो गई। चियांग ने सोचा कि अब कुछ अच्छा करते हैं ताइवान के लिए। और यहाँ इस बंदे ने ऐसा स्मार्ट काम किया, लोग आज भी उसको याद करते हैं ताइवानी लोग।
इसने सबसे पहले बोला इस चैन को साले को फांसी दो, इसको फांसी की सजा दिला के इसको निपटाया। उसके बाद ताइवान के लिए इतनी शानदार शानदार योजनाएं बनाई, वहां का एक बार के लिए तो ये मुखिया बन गया था ताइवान का, बहुत ही तगड़ी। उस टाइम उसने क्या किया, 1960 के लगभग ताइवान की अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बना दी कि उसको एक अर्थव्यवस्था का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में एक ताइवान आता था, ठीक है। इसके अलावा 1960 में इसने अमेरिका से समझौता किया, अमेरिका से एक रक्षा समझौता हुआ इनका कि आप हमें हथियार दो, आप हमारी रक्षा करो, और जो भी अपना होगा उन्होंने टाइड अप किया। लेकिन अमेरिका ने एक ही शर्त पर यह समझौता माना कि तू भाई चियांग आगे से चीन से युद्ध नहीं करेगा, तू आगे से गोचा नहीं करेगा चीन के, तो हम तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका ने इसी संधि के तहत तो ये अभी सारी चीजें आ रही है, ठीक है। उसके बाद में जो जो घटनाएं घटित हुई, इसके अंदर ताइवान हमेशा आगे बढ़ता रहा। 1975 के अंदर चियांग की मृत्यु हो गई, ठीक है। वर्तमान के अंदर जो पश्चिम प्रशांत महासागर है उसके अंदर ये ताइवान स्थित है, और ये लगभग 160 किलोमीटर दूर है चाइना से, ठीक है। फिर चाइना और अलग अलग हो गए ताइवान, और अब वापस ताइवान है वो चीन से युद्ध की तैयारियों के अंदर है, और अमेरिका से हार्पून मिसाइल सिस्टम की पहली खेप मंगवाई है। तो ये था करंट अफेयर, ये इसकी हिस्ट्री थी, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये घटनाएं आप याद रखना, किसी भी स्टेट बीसीएस का मेंस दोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इनको इस वे में लिखोगे, तो अच्छे से प्रेजेंटेशन देके अच्छे से लिखना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, जब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सारी चीज़ों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको चेकआउट कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर हमें फॉलो कर देना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। लाइक वाइक सब कुछ कर ही दोगे, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, ज़्यादा ही पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।